है एवरीवन, आज का टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिकल्स। अब बायोकेमिकल्स के अंदर तो हमारे यूज़फुल केमिकल्स भी आ सकते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक। अब यहाँ पे यूज़फुल इंजाइम्स, यूज़फुल एसिड, सारे के सारे केमिकल्स जो भी ह्यूमन वेलफेयर में यूज़ हो रहे हैं, उनके लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हेल्प कर रहे हैं, इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे उन सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। चलिए डिस्कस करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन डिटेल, कैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इन बायोकेमिकल। बहुत सारी अगर हम बात करें माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट्स निकलते हैं। माइक्रोबियल, जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना मेटाबॉलिज्म कर रहा है, कोई व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मेटाबॉलिज्म? सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन। अब चाहे वो फूड इंडस्ट्री है, चाहे कोई भी इंडस्ट्री है, मेटाबॉलिज्म के दौरान बहुत सारे प्रोडक्ट निकलेंगे जो हमारे लिए यूज़फुल है। अब वो प्रोडक्ट्स एंटीबायोटिक भी हो सकती है, कोई यूज़फुल एंजाइम भी हो सकता है, अमीनो एसिड भी हो सकता है। अब हम जब इसको इन विट्रो कंडीशन में कर रहे हैं तो हम कंडीशन को एडजस्ट कर रहे हैं सो डैट हमें मेटाबोलाइट अच्छे से मिल सकें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंटीबायोटिक को। एंटीबायोटिक मोस्ट सिग्निफिकेंट, सबसे बढ़िया डिस्कवरी थी हमारी 20वीं सेंचुरी की। इसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, खासकर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे। और एंटीबायोटिक बनाने का सारा क्रेडिट जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। नो डाउट ये बाई चांस डिस्कवरी थी। 1928 में इन्होंने डिस्कवर कर दी थी फर्स्ट एंटीबायोटिक। लेटर ऑन 3 साइंटिस्ट को जो है नोबेल प्राइज़ मिला, जिसके अंदर क्योंकि अर्नेस्ट चैन एंड हॉवर्ड फ्लोरे इनका कंट्रीब्यूशन रहा था पेनिसिलिन के बिल्कुल केमिकल स्ट्रक्चर को देखने में, तो फ्लेमिंग, चैन एंड फ्लोरे इन तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला 1945 में। अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम किस पे कर रहे थे? ये वर्क कर रहे थे स्टाइलोकोकक बैक्टीरिया पे। अब एक बार क्या हुआ, बहुत आलसी थे ये, इन्होंने एक चीज़ देखी, जहाँ जहाँ फंगस की ग्रोथ हो रही है, माउल्ट की ग्रोथ हो रही है, वहाँ वहाँ जो हमारा बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि फंजाई कोई ऐसा केमिकल रिलीज़ कर रही है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट कर रही है। इट मीन्स फंजाई ने जो केमिकल रिलीज़ किया वो बैक्टीरिया की ग्रोथ के अगेंस्ट था, एंटी था, बन गया एंटीबायोटिक। अब जो हमने फंजाई, जो मोल्ड वहाँ पे ग्रोथ हो गई थी, डेट इज़ पेनिसिलियम नोटेटम, क्योंकि फंगस का नेम था पेनिसिलियम नोटेटम, तो उससे जो केमिकल एक्सट्रैक्ट किया उसका नाम पड़ गया पेनिसिलिन। अब एंटीबायोटिक ने बहुत ड्रेडली से ड्रेडली डिसीज़ को ठीक करने में हमारी हेल्प की है, चाहे वो काली खांसी हो, वूपिंग कफ जो कि बहुत डेंजरस है, प्लेग हो, डिप्थीरिया और लेप्रोसी हो। अब हम काली खांसी की अगर थोड़ा सा डिस्कशन करें तो बहुत डेंजरस कैसे, वूपिंग कफ जिसको पर्ट्यूसिस और काली खांसी भी बोलते हैं, इवन इसको हम बोलते हैं 100 डेज़ कफ। 100 दिन तक लगातार इसमें खांसी आएगी। लेकिन आज के टाइम पे हमें डरने की नीड नहीं, हमारे पास अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है हमारे पास? एंटीबायोटिक। इसके अलावा हमारे पास अवेलेबल है डिप्थीरिया, जिसको हम रोहिणी जगाला गोटू बोलते हैं, जो भी बहुत खतरनाक है। डिप्थीरिया भी इसको कॉज करता है। अब डिप्थीरिया बहुत ख़तरनाक है, इसमें टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, डिप्थीरिया टॉक्सिन, जो कि कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हमें डरने की नीड नहीं है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, बट स्टिल वी हैव एंटीबायोटिक। हमारे पास लेप्रोसी, जो एक टाइम पे बहुत खतरनाक डिसीज़ होता था, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे करता है। ये स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, नर्व को, इवन आप देख सकते हैं कैसे फेस का डिस्कलरेशन हुआ, लम्स आ गए स्किन पे, इसके लिए भी हमारे पास एंटीबायोटिक अवेलेबल है। तो ये मैंने कुछ डिसीज़ आपको शो किए जिनके अगेंस्ट हमारे पास एंटीबायोटिक अवेलेबल है। तो एंटीबायोटिक की इंपॉर्टेंस समझिए आप। अभी एंटीबायोटिक बनाने में हेल्प किसने किया? एंटीबायोटिक बनाने में हेल्प किया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इंपॉर्टेंस समझिए। तो एक बात तो हमें क्लियर होगी कि एंटीबायोटिक्स के कारण हम बहुत ही डेडली डिसीज़ का सामना कर सकते हैं, चाहे वूपिंग कफ है, प्लेग है, डिप्थीरिया है, चाहे लेप्रोसी है। माइक्रोब्स यूज़ जो की जा रही है कमर्शियल इंडस्ट्री प्रोडक्शन के लिए, इन कुछ केमिकल्स, जैसे कि हम ऑर्गेनिक एसिड का चाहे प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे अल्कोहल का, चाहे एंजाइम्स का, अब हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करेंगे, उसकी प्योरीफिकेशन करेंगे, फिर हम उसकी एंटी माइक्रोबियल एफिशिएंसी चेक करेंगे, कुछ स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, ऐसा ना हो कि वो केमिकल टॉक्सिक हो, फिर हम उसका लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने के बाद उसको क्लिनिकल ट्रायल में डाल देंगे। तो ये कुछ स्टेजेस होती है किसी एंटीबायोटिक की डेवलपमेंट के केसेस में। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ तो समझ ली, एंटीबायोटिक की बाई चांस डिस्कवरी थी, लेकिन आज के टाइम पे एंटीबायोटिक के कारण ही हम बहुत सारी डेडली से डेडली बैक्टीरियल डिसीज़ का सामना कर पा रहे हैं। इवन हमें तो पता भी नहीं, इतने भयानक डिसीज़ जो आज के टाइम पे होते भी नहीं, इट्स बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक एंड ऑफ कोर्स वैक्सीन ऑल्सो।